हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगी डिफरेंट मेथड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन कर सकते हैं। लेट्स स्टडी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए तीन मेथड्स हैं। फेफर्स मेथड, दिस इज फेफर्स मेथड, मॉर्स एंड फ्रेजर्स मेथड, बार्कली एंड हार्टलेस मेथड। तो एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है फेफर्स मेथड, और ये है फेफर्स मेथड में यूज किया हुआ अपरेटस जिसको कहते हैं फेफर्स अपरेटस, राइट। ये अपरेटस जो है इसमें ये कंटेनर है in which a solvent is taken like water, right? और ये है porous pot which is lined with semi permeable membrane, और इस porous pot के अंदर हमने experimental solution लिया हुआ है। This porous pot is fitted with a T-shaped tube. This is T-shaped tube, ठीक है। और इस T-shaped tube को connect किया हुआ है with a manometer which is filled with mercury, right? And this T-shaped tube is also connected with a small tube called T, जहां से हम एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन जो है इस पोरस पॉड में ऐड करते हैं। तब तक ऐड करते हैं जब तक कि ये पोरस पॉड जो है वो पूरा फिल ना हो जाए, और पोरस पॉड भी फिल हो जाए, एज वेल एज मैनोमीटर में ये जो खाली स्पेस है ट्यूब की, ये भी सॉल्यूशन के साथ फिल हो जाए, राइट। उसके बाद इस स्मॉल टी ट्यूब को हम सील कर देते हैं, राइट। और उसके बाद जब नेचुरली प्रोसेस शुरू हो जाता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द पोरस पॉड, और नेचुरली उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और वो मैक्सिमम प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ दैट वाज मेजर्ड बाय दिस मैनोमीटर, and that increased pressure, maximum pressure is equal to the osmotic pressure, जो कि हम यहाँ मैनोमीटर से उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये है मेथड, फेफर्स मेथड, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज सेकेंड इज मॉर्स एंड फ्रेजर्स मेथड। मॉर्स एंड फ्रेजर्स मेथड फेफर्स मेथड की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें रिवर्स उसने लिया हुआ है। ये है एक बेल शेप्ड जार जिसके अंदर जिसमें कि सॉल्यूशन लिया गया है, और पोरस पॉट के अंदर सॉल्वेंट लिया गया है। और सॉल्वेंट जो है इट इज कनेक्टेड विद अ कैपिलरी, टी शेप्ड कैपिलरी, राइट। एंड द बेल जार्ड कंटेनर इज कनेक्टेड विद अ मैनोमीटर, और वो जो सॉल्यूशन उसमें फिल किया हुआ है वो मैनोमीटर में जो खाली स्पेस है उसमें भी सॉल्यूशन जो है उतना फिल किया हुआ है, एंड दिस इज मर्करी, राइट। तो जब प्रोसेस ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये सॉल्वेंट है जो कि पोरस पॉट के अंदर है और सॉल्यूशन बाहर है। तो इसमें क्या होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं दे विल मूव आउट इनटू द सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द पोरस पॉट इनटू द सॉल्यूशन साइड। तो जब वो सॉल्यूशन साइड में आएंगे तो नेचुरली जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम प्रेशर जितना increase होगा that was measured by this manometer, and that will be equal to the osmotic pressure of the solution. Next is Barkley and Hartley's method. Barkley and Hartley's method में ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये अपरेटस यूज है, Barkley and Hartley's apparatus। तो इस अपरेटस में एक पोरस ट्यूब ली गई है, ये है पोरस ट्यूब, ठीक है। ये पोरस ट्यूब है, और इट हैज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्यूब, और ये ट्यूब जो है दोनों तरफ से ओपन है। एक तरफ से कैपिलरी लगी हुई है इसके साथ, और एक तरफ से रेजर्वॉयर है, जिससे कि वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन होगा और कैपिलरी का लेवल भी मेंटेन होगा। एंड ये जो पोरस ट्यूब है इट इज फिटेड इन अ कंटेनर विच इज मेड अप ऑफ गन मेटल। ये गन मेटल का बना हुआ अपरेटस है, कंटेनर है, और इसके पोरस ट्यूब के दोनों तरफ एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन लिया हुआ है। इस तरफ दोनों तरफ इसके एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है, और ये जो गन मेटल का अपरेटस है इट इज फिटेड with a wide mouth tube
विच इज फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये इसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है और इसके साथ एक प्रेशर गॉज भी लगा हुआ है जो कि प्रेशर को मेजर करेगा। ये जो बार्कले हार्टलेस मेथड है ये ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल कि मिनिमम प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं तो इट prevents the entry of solvent molecules into the solution side. That is also a definition of osmotic pressure. तो नेचुरली जब ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू होगा तो यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर का लेवल है वो नीचे धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होएगा, राइट। तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री है इनटू द सॉल्यूशन साइड उसको प्रिवेंट किया जा सके, ताकि वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड में एंटर ना हो सके। एंड वो जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो यहाँ प्रेशर गॉज पे मेजर हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस इज बार्कलेज एंड हार्टलेज मेथड। सो नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करने के लिए दो मेथड्स हैं, लैंडसबर्गर्स मेथड एंड कॉटरेल्स मेथड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंडसबर्गर्स मेथड। सो लैंडसबर्गर्स मेथड में ये ऑपरेटर्स यूज होता है, दिस इज नोन एज लैंडसबर्गर्स ऑपरेटर्स। इसमें आप देख रहे हैं जो कॉनिकल फ्लास्क है ए, इसमें हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और ये जो बॉइलिंग ये है ई बॉइलिंग ट्यूब और इसके अंदर एक डी ट्यूब है, इसमें भी हम प्योर सॉल्वेंट लेंगे, राइट। और इट इज कनेक्टेड विद अ थर्मामीटर, इसके अंदर थर्मामीटर इमर्स्ड है और ये जो प्योर सॉल्वेंट का कॉनिकल फ्लास्क है इसके साथ एक डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है जहां से हॉट वेपर्स हम इस डी ट्यूब में पास करेंगे। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आप प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं उसको हम यहाँ पे हीट करना शुरू कर देंगे। जब हम हीट करेंगे तो उसके हॉट वेपर्स जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफर होंगे और डी ट्यूब में जाएंगे और वो इस सॉल्वेंट को धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली हीट अप करेंगे और हीट जब वो डी ट्यूब में प्योर सॉल्वेंट जो है जब हीट होना शुरू होगा नेचुरली तो थर्मामीटर में जो मर्करी का लेवल है वो राइज होना शुरू हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट। तो जब वो कांस्टेंट हो जाएगा एक जगह पे आके तो हम हीटिंग स्टॉप कर देंगे और वो टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज टी नॉट, राइट। उसके बाद हम एक नोन वेट ऑफ सब्सटेंस अंडर स्टडी अंडर इन्वेस्टिगेशन लेंगे और उसको हम इस डी ट्यूब के अंदर डालेंगे, नोन वेट ऑफ द सब्सटेंस, उसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे और उसके बाद स्टर करेंगे नोन वेट ऑफ सोल्यूट को इन द प्योर सॉल्वेंट, राइट। और फिर दोबारा से हम हीटिंग शुरू करेंगे सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट की, और यहाँ से जब हॉट वेपर्स अगेन पास होंगे इनटू द ट्यूब डी और फिर से वो सोल्यूशन को हीट धीरे धीरे वेपर्स सोल्यूशन को हीट करेंगे, फिर से मर्करी का लेवल जो है वो धीरे धीरे राइज करेगा और आफ्टर सम टाइम वो एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। वहां से हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे और वो जो अब टेम्परेचर आएगा दैट विल बी TS, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, राइट। और नेचुरली जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और यहां से डिफरेंस बिटवीन TS एंड T0 हम निकाल लेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो इस तरीके से लैंडबर्गर्स मेथड यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इस हीटिंग के दौरान जो वेपर्स इस ट्यूब में अनकंडेंस्ड वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो इस होल के थ्रू आउटर ट्यूब में आ जाएंगे और देन दे विल पास थ्रू दिस कंडेंसर, राइट। सो ये है लैंडबर्गर्स मेथड। नेक्स्ट सेकंड है कॉटरेल्स मेथड। सो कॉटरेल्स मेथड में Cottrell has devised a method in which the temperature were measured above the surface of liquid, right? So ये difference है Landberger's method में और Cottrell's method में। Landberger's method में जो measurement की जाती है that is below the surface of liquid, लेकिन Cottrell method में जो measurement होगी that is above the surface of the liquid, ठीक है। सो Cottrell's apparatus जो है उसमें है एक boiling tube
जो कि फिटेड है विद द थर्मामीटर, और इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर प्योर सॉल्वेंट लिया गया है, और इसके बॉटम में एक इन्वर्टेड फनल रखी हुई है, जिसकी की स्टेम बेंट है, और उसका जो थर्मामीटर का बल्ब है दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द स्टेम ऑफ द फनल, राइट। और वो जो है स्टेम ऑफ द फनल दैट इज अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, राइट। और इसका बॉइलिंग ट्यूब का एक एंड जो है दैट इज कनेक्टेड विद अ कंडेंसर, और एक पीस ऑफ पोरस पॉट इस लिक्विड में ऐड किया जाता है। उसके बाद जेंटली बॉइलिंग ट्यूब को हीट करते हैं। तो जब हीटिंग करते हैं बबल्स ऑफ वेपर्स कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं इस इन्वर्टेड फनल के अंदर, एंड वो जो वेपर्स हैं वो पंप होना शुरू हो जाते हैं अपवर्ड्स थ्रू दिस इन्वर्टेड फनल स्टेम और along with the stream of boiling liquid, right। तो उसके बाद धीरे धीरे थर्मामीटर जो है उसमें मर्करी का लेवल राइज होना शुरू हो जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। so that constant temperature is measured and that constant temperature is T0, जिसको हम कहते हैं boiling point of pure liquid, right। उसके बाद known weight of solute जो है वो इसमें डिसॉल्व किया जाता है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट को फिर उसी तरीके से रिपीट करते हैं, और नेचुरली जब वेपर्स राइज करेंगे और थर्मामीटर में मर्करी का लेवल धीरे धीरे राइज होगा, तो अगेन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर ऑब्टेन होगा उस टेम्परेचर को मेजर कर लिया जाता है, एंड दैट टेम्परेचर इज नाउ TS, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सो द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट गिव्स अस द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है यूजिंग कॉटरेल्स मेथड। ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ कॉटरेल्स मेथड है, जिसमें जो इन्वर्टेड फनल है उसकी स्टेम जो है वो डिवाइड की गई है इनटू 2 और 3 ब्रांचेस, जो कि सिमेट्रिकली सराउंड करती है थर्मामीटर के बल्ब को। और दूसरा जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके नेक के ऊपर एक हॉलो स्टॉपर लगा रखा है, जो कि एक्ट करता है एज अ शीट अराउंड द थर्मामीटर। सो ये इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ कॉटरेल्स मेथड है। सो इस तरीके से कॉटरेल मेथड से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेजर किया जाए। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करने के लिए 2 मेथड हैं, बेकमैन्स मेथड एंड रास्क मेथड। सो सबसे पहले हम बेकमैन्स मेथड के बारे में बात करेंगे। सो बेकमैन्स मेथड का ये अपरेटस है, जिसमें कि जो ये है ट्यूब ए, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ट्यूब, राइट, जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट जो है वो लिया गया है, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ थर्मामीटर एंड अ स्टरर, और एक स्टरर लगा हुआ है। इस ए ट्यूब को फिक्स किया जाता है इन बी ट्यूब, जिसको की कहते हैं एयर जैकेट, और ए और बी ट्यूब के बीच में एक एयर स्पेस है, राइट, जो कि स्मूथ एंड स्लो यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए हेल्प करती है, राइट। उसके बाद जो ये बी ट्यूब है इसको सी कंटेनर के अंदर रखा जाता है, जिसमें कि एक फ्रीजिंग मिक्सचर है, और वो फ्रीजिंग मिक्सचर जो है उसका टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और उसके अंदर भी एक स्टरर लगा हुआ है, राइट। सो इस मेथड में सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट का अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट मेजर किया जाता है डायरेक्टली ट्यूब ए को फ्रीजिंग मिक्सचर में रख के। उसके बाद जो सॉल्वेंट फ्रीज हो जाता है उसके बाद उसको मेल्ट किया जाता है, और ट्यूब ए को बी जैकेट के अंदर, एयर जैकेट के अंदर प्लेस किया जाता है, राइट, जो कि सराउंडेड है विद अ फ्रीजिंग मिक्सचर, और प्योर लिक्विड जो ट्यूब ए में है उसको अलाउ किया जाता है धीरे धीरे टू कूल टिल द टेम्परेचर falls to about 0.5 degree Celsius below its normal freezing point, right। उसके बाद जो liquid है that becomes super cooled without the separation of solid, and उसके बाद उसके जो super cooled solvent है उसकी vigorous stirring की जाती है with this stirrer,
एंड द टेम्परेचर जो है वो उसका राइज होना शुरू हो जाएगा एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट. नाउ दिस इज द एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द pure solvent, which is called T naught. Now that temperature determined is the freezing point of pure solvent. So इस process में जो pure solvent का melting point हमने calculate किया है उसके लिए ordinary thermometer पहले use किया था. So ordinary thermometer को अब हम Beckman thermometer से replace कर देंगे और जो solvent pure solvent का freezing point था Beckman thermometer पे उसका level mercury का level उस फ्रीजिंग पॉइंट पे सेट कर देंगे और उसके बाद जो ट्यूब ए है इसको हम बाहर निकाल लेंगे. जो सॉल्वेंट सॉलिडिफाई हो गया था उसको मेल्ट होने के लिए और उसके बाद इसमें जब वो मेल्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें नोन वेट ऑफ सब्सटेंस एस ट्यूब के थ्रू हम इसमें ऐड करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे और फिर दोबारा से फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करने का सारा प्रोसेस एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे. सो उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा फ्रीजिंग पॉइंट का, नेचुरली वो टेम्परेचर जो है वो सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा. सो वो जो टेम्परेचर हमारे पास रिकॉर्ड होगा कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज ऑब्वियस दैट T naught will be greater than TS. So the difference between T naught minus TS जो हमारे पास आएगा that will be the equal to the depression in freezing point. So इस तरीके से Beckman's method को use किया जाता है for calculation of depression in freezing point. Then next second method is Rast method. Rast method जो है इसको use किया जाता है for calculation for determination of depression in freezing point और इस method में जो प्योर सॉल्वेंट यूज करते हैं वो है कैम्फर. सो कैम्फर इज यूज्ड एज अ प्योर सॉल्वेंट क्योंकि कैम्फर का जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है KF वो बहुत हाई है, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस. इट मींस कि अगर हम इसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करें पर 1000 ग्राम्स ऑफ कैम्फर तो उसका जो डिप्रेशन आएगा, दैट डिप्रेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस. सो ये डिप्रेशन जो है ये इतना हाई है कि ऑर्डिनरी थर्मामीटर भी यूज किया जा सकता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. सो रास्ट मेथड का प्रोसीजर है, सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन करेंगे ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ऑफ कैम्फर. प्योर सॉल्वेंट मींस इसमें हमने कैम्फर लिया हुआ है. सो प्योर कैम्फर का मेल्टिंग पॉइंट हम डिटर्मिन करेंगे ऑर्डिनरी मेल्टिंग पॉइंट प्रोसीजर से और वो जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा दैट विल बी T naught, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कैम्फर. उसके बाद हम होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अननोन सब्सटेंस, जो हम अननोन सब्सटेंस लेंगे और कैम्फर का, राइट. ये कैसे किया जाता है, इसमें हम फॉर एग्जांपल 20 मिलीग्राम्स ऑफ अननोन सब्सटेंस लेंगे, अननोन सब्सटेंस, और उसको हम 200 मिलीग्राम्स ऑफ कैम्फर में मिक्स कर देंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, पाउडर किया जाता है टू मेक होमोजीनियस मिक्सचर, ताकि उसका एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो जाए. उसके बाद इस होमोजीनियस मिक्सचर का हम मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन करेंगे, सेम जैसे सिंपल प्रोसीजर से हम किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं और वो जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. दिस होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज melting point of solution. And as we know that melting point of a substance is equal to the freezing point of a substance. Melting point और freezing point same होते हैं. So इसका मतलब हुआ कि जो हम melting point TS हमने निकाला है, melting point of solution, that is the freezing point of solution. So and T naught is the freezing point of the pure solvent. So difference between T naught minus TS जो हमारे पास आएगा that will be equal to the depression in freezing point. तो जब हम एक बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे वहां से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. M2 is equal to Kf into W2 into 1000 divided by delta TF into weight of solvent. So from this formula we can calculate the molecular mass of unknown solute, right? So this is Rast method.
रास्ट मेथड बहुत यूजफुल है उन सब्सटेंसेस के लिए जो कि कैम्फर में सॉल्युबल होती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये जो रास्ट मेथड है इसके लिए हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो मिलीग्राम्स में यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज माइक्रो क्रायोस्कोपिक मेथड, माइक्रो क्रायोस्कोपिक मेथड। सो ये थे मेथड्स, दो मेथड थे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। एक हमने पढ़ा बेकमैन्स मेथड, दूसरा था रास्ट मेथड। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।